आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज हमारे पास इंडिया की मिलिट्री एविएशन की एक बहुत अहम स्टोरी है, लाइट हेलीकॉप्टर्स की दौड़ समय के खिलाफ। क्योंकि इंडिया के चीता और चेतक फ्लीट अब अपने आखिरी दौर में है। लाइट हेलीकॉप्टर्स की बात के साथ साथ हम दिखाएंगे भारत की तीनों सेनाओं के अन्य मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स यानी इंडिया की रोटरी विंग पावर। आगे हम बताएंगे माइक्रो जेट इंजन्स के बारे में जो अगली पीढ़ी के मिलिट्री ड्रोन्स को ताकत और नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट्स भी अब पब्लिक हो गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने साइबर और एम्फीबियस वॉरफेयर की डॉक्ट्रिन्स का अनावरण किया है। इसका क्या मतलब है हम आपको बताएंगे। और क्यों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन राष्ट्र सुरक्षा की कुंजी है। लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर डालते हैं ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। भारतीय सेना अपने पुराने सोवियत T-72 टैंकों को बिना चालक वाले रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल्स में बदलने की योजना बना रही है। यह कदम ड्रोन्स और एडवांस मिसाइल्स जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए और सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं। सबसे पुराने टैंकों को पूरी तरह बिना चालक वाले कॉम्बैट व्हीकल्स में बदलना एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अपने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स यानी सॉ को एडवांस सैटेलाइट नेविगेशन तकनीक से लैस करके इसे और भी बेहतर बना रहा है। यह महत्वपूर्ण अपग्रेड सॉ को उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदलने की क्षमता देगा, जिससे जटिल हमलों के दौरान इसकी सटीकता और काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। यह भारत की रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा सुधार है। इंडियन नेवी की ताकत और आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट 17A की तीसरी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS हिमगिरी 7 अगस्त 2025 को कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड से नेवी में शामिल होने के लिए रवाना हुई। ये GRSE द्वारा बनाई गई 3 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स में से पहली है। फ्रांस ने रफाल F4.3 स्टैंडर्ड का ऑपरेशनल सिनेरियो में परीक्षण किया है, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी और एडवांस वेपन्स पर ध्यान दिया गया है। इस अभियान में कई डिफेंस एजेंसीज और कंपनियां जैसे दसॉ, थालेस और MBDA शामिल थी। ये परीक्षण रफाल F4.3 के अंतिम रूप को तैयार करने और इसके भविष्य की क्षमताओं को बेहतर बनाने का रास्ता खोलते हैं। तुर्की की कंपनी सॉलिड एरो ने टेली नाम का एक सी स्कीमिंग कॉम्बैट ड्रोन पेश किया है, जो रडार से बचते हुए उड़ सकता है और सेंसर्स और हथियार को ले भी जा सकता है। इससे मैरीटाइम मिशंस और हार्बर अटैक्स के लिए बनाया गया है। इसमें फोल्डेबल विंग्स हैं, जिससे इसे जल्दी से तैनात किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन 2026 में शुरू होगा। 2027 की शुरुआत में इसे तुर्की नेवी को सौंप दिया जाएगा। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तेजी से 200 नए लाइट हेलीकॉप्टर्स की खरीद को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। यह कदम तेजी से उम्र दराज होते चेतक और चीता फ्लीट्स के कारण उठाया गया है। ये हेलीकॉप्टर्स दशकों से हाई एल्टीट्यूड और यूटिलिटी ऑपरेशंस की रीढ़ रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने चेतक और चीता को फेज आउट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 200 आधुनिक रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस हेलीकॉप्टर्स लाने की योजना बनाई गई है। दशकों से सिंगल इंजन वाले चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स दूर दराज और हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में तैनात सैनिकों की जीवन रेखा बने हुए हैं। लेकिन इनका डिजाइन करीब 60 साल पुराना है। इनमें मॉडर्न एवियोनिक्स, सेफ्टी सिस्टम और मॉडर्न ग्लास कॉकपिट जैसी सुविधाएं नहीं हैं। और सालों में ये कई घातक हादसों का हिस्सा बन चुके हैं। पिछले 50 साल से ज्यादा समय से
ये लाइट हेलीकॉप्टर्स दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में सामान पहुंचाने, घायल सैनिकों को निकालने और रिकॉनेसेंस यानी टोही मिशंस को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब इन पर उम्र का असर दिखने लगा है और खतरे भी उसी तरह बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की योजना है कि जल्द से जल्द 200 नए टोही और निगरानी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएं, जिनमें 120 सेना के लिए और 80 भारतीय वायुसेना के लिए होंगे। इसके लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI जारी की गई है, ताकि जरूरी तकनीकी मानक तय किए जा सकें, खरीद की प्रक्रिया चुनी जा सके और शॉर्टलिस्ट वेंडर्स की सूची बनाई जा सके। भारतीय कंपनियां इसमें अकेले बोली लगा सकती हैं और फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी साझेदारी कर सकती हैं। नए हेलीकॉप्टर्स दिन और रात दोनों समय और हर तरह के इलाके में काम करने में सक्षम होने चाहिए, चाहे वो हिमालय की बर्फीली चोटियां हो या रेगिस्तानी इलाके के अंदर फॉरवर्ड पोस्ट। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल टोही मिशन और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए सैनिकों को पहुंचाने से लेकर घायल सैनिकों को निकालने, खोज एवं बचाव अभियानों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ स्काउट की भूमिका निभाने तक किया जाएगा और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों में नागरिक प्रशासन की मदद भी करेंगे। ये खरीद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से पहले से ऑर्डर किए गए 187 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के अतिरिक्त होगी। चेतक और चीता के पहले रिप्लेसमेंट्स 2027 से आना शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से रिटायर करने में लगभग 1 दशक लग सकता है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट एक बड़े मॉडर्नाइजेशन एफर्ट का हिस्सा है, जिसमें नए रडार, लड़ाकू विमान और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी शामिल होंगे। अगर ये योजना समय पर पूरी हुई तो ये रोजगार को बढ़ावा देगी और भारत की एरोस्पेस सेक्टर को मजबूती भी देगी। इसमें से कई हेलीकॉप्टर्स 40 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट लगातार बढ़ रही है और हाल के वर्षों में हुए कई हादसों के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गई हैं। सरकार ने इस खरीद को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। इस सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त होगी ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल प्रोडक्शन हो सके। जरूरत 200 यूनिट्स की है और सबसे बड़ी प्राथमिकता चेतक और चीता फ्लीट को बदलने की। यह कदम उस समय आया है जब रशिया से कैमोव KA-226T के 200 हेलीकॉप्टर्स की खरीद लंबे समय से अटकी हुई है। पेच, कीमत और तकनीकी कारणों की वजह से लड़ा हुआ है। आर्मी और एयरफोर्स के लिए ये हेलीकॉप्टर्स दुर्गम क्षेत्रों और हाई एल्टीट्यूड इलाकों में सैनिकों की लाइफलाइंस रहे हैं। किसी भी डिले से ऑपरेशनल तैयारियों पर गंभीर असर पड़ना लाजमी है। चाहे इंडिया वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स को चुने या रशियन डील को पुनर्जीवित करे, ये रेस अब टाइम बाउंड है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में हर एक रोटर मायने रखता है। भारत का आकाश सिर्फ फाइटर जेट से ही सुरक्षित नहीं है, बल्कि बड़े और विविध हेलीकॉप्टर फ्लीट से भी है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक भारतीय रक्षा सेनाओं के रोटरी विंग एयरक्राफ्ट यानी हेलीकॉप्टर अलग अलग मिशंस के लिए तैयार हैं और ये भारत की डिफेंस काबिलियत का एक अहम हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के पास हेलीकॉप्टरों का एक शानदार बेड़ा है। हैवी और मीडियम लिफ्ट के लिए Mi-17V5 और विशालकाय Mi-26 जो दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर्स में शुमार हैं, जो ट्रूप्स, सप्लाईज और यहां तक कि वाहनों को भी सबसे कठिन इलाकों तक पहुंचाते हैं। HAL का ध्रुव एक बहुमुखी हेलीकॉप्टर है। इसका उपयोग सैनिकों को लाने ले जाने, घायलों को निकालने और अन्य कई तरह के कामों के लिए किया जाता है। CH-47 चिनूक अपने टैंडम रोटर्स डिजाइन के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में लॉजिस्टिक सप्लाई की एक जीवन रेखा है।
अटैक रोल में Mi-35 फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। इसकी हेवी फायर पावर क्षमता इसे अद्भुत अटैक हेलीकॉप्टर बनाती है, जबकि स्वदेशी HAL रुद्र एडवांस वेपन सिस्टम्स के साथ एक बेहतरीन संयोजन है। HAL का प्रचंड यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर विशेषकर एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है और माउंटेन वॉरफेयर में क्लोज एयर सपोर्ट देने की सलाहियत रखता है। भारतीय सेना के एविएशन कोर में HAL के ध्रुव, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल टैक्टिकल मोबिलिटी और टोही मिशनों के लिए किया जाता है। रुद्रा हेलीकॉप्टर अटैक और रिकॉन दोनों भूमिकाओं में काम करता है, जबकि AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भले ही वायुसेना के बेड़े में हो, सेना के स्ट्राइक ऑपरेशंस में भी शामिल किए जाते हैं। हाल ही में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स सेना के जोधपुर के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। भविष्य में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH आने वाला है, जो सेना की लिफ्ट और कॉम्बैट क्षमता को काफी बढ़ा देगा। भारतीय नौसेना के बेड़े में चेतक हेलीकॉप्टर यूटिलिटी मिशंस के लिए, कैमोव KA-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए और KA-31 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के लिए शामिल हैं, जिससे नौसेना को दूर तक निगरानी रखने में मदद मिलती है। भविष्य में आने वाला डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर वेरिएंट नौसैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की क्षमता को और मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना पुराने सी किंग हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करती है और हाल ही में एक्वायर करे गए MH-60R सीहॉक भारतीय नौसेना को काफी मजबूती प्रदान करते हैं। इनकी सलाहियत एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर तथा सर्च रेस्क्यू मिशंस को पूरा करना है। डिजास्टर रिलीफ से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक्स, हाई एल्टीट्यूड ट्रूप डिप्लॉयमेंट से लेकर डीप सी सबमरीन हंट्स तक इंडिया का हेलीकॉप्टर फ्लीट केवल हार्डवेयर नहीं है, बल्कि एक अडेप्टेबल और विकसित फोर्स मल्टीप्लायर भी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मिशन जहां भी हो, आर्म्ड फोर्सेस को वहां पर पहुंचाया जा सके, उनको टिकने की सहूलियत दी जा सके और उनको सफलता प्रदान करने में पूरी मदद दी जा सके। भारत की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग के दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो ने एरोस्पेस स्टार्टअप ग्रीन एरो के साथ पार्टनरशिप की है, माइक्रो टर्बोजेट इंजन्स को को डेवलप करने के लिए। ये छोटे लेकिन ताकतवर इंजन्स अगली पीढ़ी के मिलिट्री ड्रोन्स को पावर करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जिससे भारत को मानव रहित युद्ध में बढ़त मिलेगी। माइक्रो टर्बोजेट इंजन्स आकार में छोटे होते हैं पर हाई थ्रस्ट देते हैं, इसलिए ये UAVs, क्रूज मिसाइल्स और टारगेट ड्रोन्स के लिए पर्याप्त है। इनका हाई पावर टू वेट रेशो इनको बेहतर स्पीड और एल्टीट्यूड तथा पेलोड ले जाने की क्षमता प्रदान करता है। यह पार्टनरशिप L&T की दशकों पुरानी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और ग्रीन एरो की एरोस्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट की काबिलियत को जोड़ेगी, जिससे डेवलपमेंट की टाइमलाइंस फास्ट ट्रैक होंगी। अभी अधिकांश हाई परफॉर्मेंस माइक्रोजेट इंजन्स विदेशों से आयात किए जा रहे हैं। घरेलू उत्पादन से इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी, सप्लाई सिक्योरिटी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट के अवसर भी खुलेंगे। मिलिट्री के लिए ये इंजन्स सर्वेलेंस ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन और आर्म्ड UAVs को पावर करेंगे, जिससे दुश्मन से प्रभावित एयर स्पेस में इंटेलिजेंस गैदरिंग और प्रिसीजन स्ट्राइक की क्षमता बढ़ेगी। ऐसी पार्टनरशिप्स के साथ भारत सिर्फ उड़ान भरना ही नहीं चाहता, बल्कि अनमैन्ड स्काइज में लीडरशिप की तैयारी कर रहा है। कई सालों के बाद भारत की मिलिट्री लीडरशिप ने दो अहम युद्ध की रणनीतियां सार्वजनिक की हैं, एक साइबर स्पेस ऑपरेशंस के लिए और दूसरी एम्फीबियस वॉरफेयर के लिए। ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि भारत डिजिटल सीमाओं की कैसे रक्षा करेगा, अपनी मैरीटाइम
हितों को कैसे सुनिश्चित करेगा और तीनों सेनाओं के समन्वय से मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे काम करेगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा इन डॉक्ट्रिन्स का सार्वजनिक करना ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी का डेलिब्रेट शिफ्ट दिखाता है, जिसका मकसद अपने दोस्तों को भरोसा दिलाना और दुश्मनों को सचेत करना तथा पब्लिक को वॉर फाइटिंग फिलॉसफी के बारे में अवगत कराना है, जबकि कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स अभी भी क्लासिफाइड हैं। डॉक्ट्रिन्स में स्ट्रेटेजिक इंटेंट, फोर्स इंटीग्रेशन प्लान और इमर्जिंग थ्रेट रिस्पांस को आउटलाइन किया गया है। साइबर स्पेस डॉक्ट्रिन आभासी क्षेत्र का एक स्टैंड अलोन बैटलफील्ड माना जाता है, जमीन, समुद्र, आकाश और अंतरिक्ष के साथ। यह डेडिकेटेड ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज, रियल टाइम इंट्रूजन डिटेक्शन और क्रॉस एजेंसी कोऑर्डिनेशन की मांग करता है, ताकि इंडिया का बैंकिंग नेटवर्क, एनर्जी ग्रिड्स और सैटेलाइट संपर्क और कमांड सिस्टम्स को स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से बचाया जा सके। यह डॉक्ट्रिन डिजिटल डेटरेंस का रोड मैप भी देता है, यानी पोटेंशियल एडवर्सरीज को संकेत कि कोई भी साइबर स्ट्राइक प्रोपोर्शनेट और डिसेबलिंग रिस्पांस पा सकता है, जिसमें हॉस्टाइल कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क का डिसरप्शन भी शामिल है। एम्फीबियस ऑपरेशंस की डॉक्ट्रिन ये बताती है कि इंडिया कैसे सी टू शोर फोर्सेस डिप्लॉय करेगा, कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस दोनों में। ये जॉइंट आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑपरेशंस पर जोर देता है, ताकि रैपिड लैंडिंग्स, आइलैंड सीजर्स और ऑफशोर सस्टेनमेंट संभव हो सके। डॉक्ट्रिन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस करने के लिए स्ट्रेटेजिक हब के रूप में हाईलाइट किया है। कंटेस्टेड पानी में एम्फीबियस फोर्सेस को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बे ऑफ बंगाल में डिजास्टर रिलीफ से लेकर इंडियन ओशन के चोक पॉइंट्स में डेटरेंस तक। इन डॉक्ट्रिन्स का एक साधाना मल्टी डोमेन रेडीनेस की ओर शिफ्ट दिखाता है, जहां युद्ध इंटरकनेक्टेड थिएटर्स में लड़े जाएंगे। साइबर अटैक्स एम्फीबियस लैंडिंग से पहले हो सकते हैं और स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस दोनों को गाइड कर सकती है। इन डॉक्ट्रिन्स को पब्लिक में लाकर भारत एक स्पष्ट सिग्नल भेज रहा है कि यह हर आधुनिक युद्ध के मैदान में फाइट और विन करने के लिए तैयार है, डिजिटल शैडो से लेकर हाई सीज तक। ये नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसे हम बड़े स्तर पर समझते हैं, क्योंकि असल जीत तो दिमाग में होती है। जीत हमेशा सोच और विश्वास में होती है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि तुम हारे या जीते, तो वो कहेगा मेरे चीफ फील्ड मार्शल बन गए हैं, तो जाहिर है हम ही जीते होंगे, तभी तो वो फील्ड मार्शल बने हैं। हाल ही में IIT मद्रास में दिए गए अपने भाषण में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आज के समय में युद्ध इंफॉर्मेशन डोमेन में भी लड़ा जा रहा है। इसकी भी अहमियत उतनी है जितनी एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र की होती है। उन्होंने कहा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अब स्टेट क्राफ्ट का एक निर्णायक औजार है, जो परसेप्शन मैनेजमेंट, युद्ध नीति और संघर्ष के परिणाम को प्रभावित करता है। नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम में पहले हम समाज से जुड़ा एक तरह का सेंसिटिव इंडेक्स तैयार करते हैं, फिर ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। इस तरह का रणनीतिक संदेश देना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने सबसे पहले जो मैसेज दिया, सिंदूर का न्याय हो गया, वही सबसे असरदार साबित हुआ। बताया गया है कि इस मैसेज को दुनिया में सबसे ज्यादा हिट्स मिले, यानी एक साधारण मैसेज के जरिए ही हमने बड़ा रणनीतिक संदेश दिया। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने बताया कि इंस्टेंट न्यूज और सोशल मीडिया के युग में नैरेटिव कंट्रोल टेरिटरी कंट्रोल जितना ही जरूरी हो गया है। डिसइंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और टारगेटेड प्रोपेगेंडा पब्लिक ओपिनियन और डिप्लोमेटिक पोस्चर को शॉर्ट फायर करने से पहले ही शेप कर सकता है।
उन्होंने जोर दिया कि आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को ऑपरेशनल प्लानिंग में इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि एक्यूरेट, टाइमली और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचे और दुश्मन के नैरेटिव को काउंटर किया जा सके। यह सिर्फ मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स की ही रक्षा नहीं करता बल्कि नेशनल यूनिटी को मजबूती प्रदान करता है। बैटलफील्ड से लेकर बोर्ड रूम तक आर्मी चीफ का संदेश स्पष्ट था। 21वीं सदी में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का कोई विकल्प नहीं है बल्कि एक अहम जरूरत है। 21वीं सदी के बदलते युद्ध क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा सेनाएं पुरानी समस्याओं और नई वास्तविकताओं के बीच तालमेल बिठा रही हैं। उम्रदराज होती हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट्स के आधुनिकीकरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन डिफेंस को मजबूत करने तक और इंडिजिनस पार्टनरशिप्स जैसे माइक्रो टर्बोजेट इंजन्स तक संदेश एक ही है, सेल्फ रिलायंस अब ऑप्शनल नहीं, जीवनदायी है। आर्मी चीफ का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पर जोर देना हमें यह याद दिलाता है कि आज युद्ध लोगों के दिमाग में भी लड़ा जाता है तथा हवाओं और साइबर स्पेस में भी। वहीं साइबर स्पेस और एम्फीबियस डॉक्ट्रिन सिर्फ कागजी नहीं, यह घोषणा है कि भारत बहुआयामी संघर्ष को अच्छी तरह से समझ रहा है। आगे का रास्ता तेज खरीद, इंडिजिनस इनोवेशन में बोल्डनेस और नैरेटिव पर मास्टरी मांगता है, क्योंकि कल के युद्ध में जिस साइड का नैरेटिव या कहानी दमदार होगी वही जियोपॉलिटिक्स के जटिल क्षेत्र पर नियंत्रण कर पाएगा। इसी के साथ हमारा ये डिफेंस डायनेमिक्स का कार्यक्रम समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अपने विचार #DD के साथ पोस्ट करें। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। ये गोलदार